अस्सलाम वालेकुम। कि होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो माजरत थोड़ी देर होगी अब मुझे मेडिसिन का बताने में। बाकी मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो अपलोड कर दिए थे कि किस तरह से तैयार करने, एक मेडिसिन और एक सर्जरी रह गया था। सो फाइनली आई स्पेंड सम टाइम। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने ना मेडिसिन कम वक्त में और अच्छे तरीके से किस तरह से तैयार करनी है। अभी मैं स्टार्ट में बताती जाऊँ, जिन लोगों को शॉर्टकट से पढ़ने की आदत है, या शॉर्ट बुक्स यूज़ करते हैं, या सिर्फ नोट्स यूज़ करते हैं लाइक गोल्डन नोट्स, ये वो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसको यहीं पे क्विट करें और जाके आप अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ें, क्योंकि जो सक्सेस होती है ना और जो सेटिस्फेक्शन होती है उस चीज़ों का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। और मैं कभी भी ना मैं कुछ शॉर्टकट अपनाती हूँ, ना मैं कभी अपने जूनियर्स को या अपने स्टूडेंट्स को शॉर्टकट पे लेके जाती। तो मैंने यहाँ आपको डिटेल्ड गाइड करना है कि आपने मेडिसिन अच्छी तरह पढ़नी कैसे, और आगे आपको कहाँ जाके कौन सी चीज़ें किस तरह से काम आएंगी आपकी क्लिनिकल लाइफ में भी, और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी। सो अब हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, अपने नोट्स वगैरह का बताऊँगी, करिकुलम का बताऊँगी, बुक्स का बताऊँगी, ईसीजी वगैरह सब कुछ बताऊँगी। तो आप लोग आराम से तहम्मुल से बैठे रहें, हम लोग एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इससे इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्पेशल पैथो सेशन की। अब स्पेशल पैथो सेशन की यहाँ बात करने की ज़रूरत क्या है, तो वो बच्चे जो मेरे स्पेशल पैथो में एनरोल थे, जिन्होंने मुझसे स्पेशल पैथो पढ़ी है अपनी थर्ड ईयर में, तो उनको ना मेडिसिन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, जो मैंने आपको जब स्पेशल पैथो पढ़ाते हुए नोट्स बनवाए थे ना, आप लोगों ने अपने वो नोट्स उठाने हैं और एज इट इज़ वही तैयार करने हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी जाने की। हाँ, हर यूनिट में से सिर्फ एक या दो टॉपिक जो हैं वो हर यूनिट में ऐड हो जाते हैं एक्स्ट्रा। अदरवाइज आपने अपने स्पेशल पैथो वाले नोट्स यूज़ करने हैं। जो नोट्स थे उसमें मैंने आपको हर चीज़ करवा दी थी, बस उसमें ना अब आप क्या कीजिएगा, एक ट्रीटमेंट ऐड कर लीजिएगा। और ट्रीटमेंट में भी आप लोगों ने तीन चीज़ें ऐड करनी है, एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऐड कर लेना, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऐड कर लेना, और एक सर्जिकल मैनेजमेंट याद कर लेना। और आपका मेडिसिन जो है ना वो 100% जब इसी से डन हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है कोई नई चीज़ याद करने की। अपना टाइम सेव करना है आप लोगों ने, और अपना यही वाला टाइम जो आप मेडिसिन को लगाओगे, इससे अच्छा आप लोग जाके अपना सर्जरी को, पीटी वगैरह को दे सकते हो। ठीक है, पीटी बहुत मुश्किल है, उसके दो सब्जेक्ट हैं, ये वाला टाइम सेव करके अपना पीटी को दे देना। अच्छा, अब जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो क्या करें। नंबर वन, एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग अब ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग कर सके। ऑल्दो इट्स क्वाइट रिडिकुलस कि आप लोग फोर्थ ईयर में आके स्पेशल पैथो का सेशन ज्वाइन करें। असल में उस सेशन की ना खासियत ये थी कि मैंने उसमें फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन, ये ना मैंने मिला के पढ़ाया था। मतलब हर डिजीज़ को ना हम इतनी 4-5 डोमेन से ना कवर करते होते थे। तो बस इसमें एक ट्रीटमेंट वाला ऑप्शन था, वो मैंने नहीं पढ़ाया था, वो अब आप लोग मेडिसिन में ऐड कर लेना। जब आप लोग ये फार्मा पढ़ लोगे ना, फार्मा करने के बाद ही ये वाला ऑप्शन आप लोग ऐड कर सकते थे, तो मैंने जब इसलिए नहीं पढ़ाया था। सो अभी भी अगर आप लोग चाहो, नाम उसका सिर्फ स्पेशल पैथो सेशन था, लेकिन उसमें थी ये 5 डोमेन जो थी मैंने कवर करवाई थी। तो अगर आप लोग अभी इंटरेस्टेड होगा कि आपको डीपली पढ़ने की आदत है या पढ़ना चाहते हो, तो आप अभी भी फोर्थ ईयर में आके भी वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हो। आई हैव नो इशू विद इट। चलो जी, अब हम लोग चलते हैं अपने कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये कॉम्बिनेशन बेसिकली किसकी है, बुक्स का कॉम्बिनेशन है कि आप लोगों ने किस किस बुक से पढ़ना है। बच्चे इसी बात में कंफ्यूज आते हैं कि हमने पढ़ना कहाँ से है। जब मैंने आप लोगों को फोर्थ ईयर डीपीटी की बुक्स का बताया था ना कि आप लोगों ने बुक सिलेक्शन किस तरह से करनी है, तो वहाँ मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए थे। और मैंने ये कहा था कि आपने हर ऑप्शंस में से ना कॉम्बो बना लेना है। या तो आप डेविडसन और इनफार्मासूट का कॉम्बो बना लेना, या फिर आप डेविडसन या इनाम दानिश का कॉम्बो बना लेना। ये आपके ऊपर है। डेविडसन तो आपने रखनी है ना, लेकिन या तो आप इरफान मसूद बना लेना, साथ ऐड कर लेना, या आप इनाम दानिश ऐड कर लेना। अच्छा, अब मैं आपको अपना पर्सनल बताऊँ ना, मैं इनाम दानिश नहीं पढ़ सकती। मैंने इनाम दानिश पढ़ के देखी है, मैंने कोशिश की है, मुझसे नहीं पढ़ेगी। इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि हर टॉपिक को ना बहुत एग्जैजरेट किया हुआ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं होती कि बंदा एक टॉपिक के ऊपर ही 1.5 और 2 घंटे लगा दे। हम तो वो लोग हैं, हमने 5-10 मिनट में बस चीज़ को तैयार करना होता है। तो इस लिहाज से ना, और चीज़ें कंपाइल भी की हो ना, हम बस फटाफट देखें और जाए। इन्होंने क्या किया, अगर एक ड्रग भी दी, डाइजॉक्सिन भी लिखा हुआ है ना, तो उन्होंने डाइजॉक्सिन की इतनी सारी डिटेल दी हुई है। जब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम देखते हैं ना कि यार ये एक टॉपिक है और ये 4 से 5 सफ़ों पे खत्म हो रहा है, तो पढ़ा ही नहीं जाता। और जब इनसे पढ़ा ही नहीं जाता तो हम लोग भाग जाते हैं, और जब भाग जाते हैं तो चीज़ें रह जाती हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम लोग कहीं ऐसी जगह से पढ़ें जहाँ पे थोड़ा सा कंबाइन करके लिखा हो, थोड़ा हेडिंग्स बना के लिखा हो, थोड़ा छोटा करके लिखा हो, थोड़ा हमें पढ़ने में भी आसानी हो। तो इरफान मसूद में उन्होंने ऐसे ही किया हुआ कि एक पेज की एक साइड के ऊपर एक डिजीज़ को कवर किया हुआ, उसमें सारी हेडिंग्स वगैरह भी ऐड है। और एक बात सबसे अच्छी मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, वो बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ डेविडसन पढ़ेगा, इसको बोलते हैं बाइबल ऑफ मेडिसिन, जो सिर्फ डेविडसन पढ़ेगा ना, उसको किसी और बुक की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ना उसको इरफान मसूद पढ़ने की जरूरत है, ना उसको इनाम दानिश पढ़ने की जरूरत है, ना उसको कोई गोल्डन नोट्स पढ़ने की जरूरत है, या वट जो भी मार्केट में शॉर्टकट्स चलते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ डेविडसन की थी, एंड आई गॉट 76 मार्क्स इन थ्योरी। ठीक है, और जब मैंने पेपर देखा ना, आई गॉट सरप्राइज कि मुझे सारा आता था, और मैं इतनी खुश हो गई थी ना देख के, क्योंकि मुझे इससे पहले सबने ये कहा था कि तुमने सिर्फ डेविडसन पढ़ी है, कॉम्बिनेशन बनाना होता है, इरफान मसूद ने ये चीज़ अच्छी लिखी हुई है, इनाम दानिश में ये चीज़ अच्छी लिखी हुई है, गोल्डन नोट्स में हेडिंग बनी हुई है। लेकिन मैं कभी भी किसी की नहीं सुनती, मैं वो करती हूँ जहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। मुझे डेविडसन से मिली, क्योंकि मैंने अपना एक यूनिट जो था वो डेविडसन से तैयार किया था, पहला सीएनएस। उसके बाद मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी दूसरी बुक की तरफ जाऊँ। हाँ, एक यूनिट था जिसके लिए मैंने ना इरफान मसूद यूज़ की थी, वो भी इसलिए की थी क्योंकि ना पल्मोनोलॉजी ना मुझे बड़ी मुश्किल लगती थी। और मैंने ना मेरी बाकी सारे यूनिट्स की ना बेस स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि मैंने स्पेशल पैथो बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी। एक पल्मोनोलॉजी थी जो ना मुझे थोड़ी सी ना मुश्किल लगती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि पहले अपनी पल्मोनोलॉजी ना सारी अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग की इरफान मसूद से पढ़ने के बाद फिर मैंने अपना हर टॉपिक ना डेविडसन से तैयार किया। अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने इरफान मसूद कैसे पढ़ी थी। तो मैंने अपना सारा टाइम इन्वेस्ट किया था डेविडसन के ऊपर, मैंने सिर्फ डेविडसन पढ़ी थी, और मैंने आपको अपने मार्क्स भी बताया थ्योरी के। अभी ना मैं अपनी डीएमसी ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं। अगर मुझे मिलती तो मैं आप लोग को ना एज अ प्रूफ दिखाती कि वाकई 76 थे, और फिर आप लोग को भी उसमें मोटिवेशन मिलती। तो अगर आप लोग सिर्फ एक बुक पे रह के पढ़ो ना, और सही तरह उसको पढ़ो, तो आपको किसी सेकंड ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ना चॉइस इज योर्स। अब अपनी लाइब्रेरी में जाएं, अपने सीनियर से इरफान मसूद इनाम दानिश लें, पढ़ के देखें। अगर समझ आती है और डेविडसन नहीं पढ़ जाती, फिर बना ले कॉम्बो। लेकिन
अगर नहीं भागते हो बड़ी चीज़ों से तो फिर अपने शॉर्टकट पे जा सकते हो, अप टू यू। अब ज़रा हम लोग बात करते हैं नोट्स की ना, कि आप लोगों ने ना नोट्स किस तरह से बनाने हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग पढ़ना शुरू करोगे, मैं भी आपको बताती हूँ बुक से कि आपने कैसे हर टॉपिक लेके चलना है। आप लोगों ने क्या करना है कि जब हर चैप्टर में से ना, हर यूनिट की आप लोगों ने ना डिजीजेस कवर कर ली। डिजीजेस कवर करने के बाद ना आप लोगों ने ना एक ब्लैंक पेपर लेना है, और ब्लैंक पेपर के ऊपर ना इस तरह से जो है ना अपनी लाइन्स बनानी है। अब आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखोगे एक डिजीज़ की, यहाँ पे ना आपने अपने डिजीज़ का नेम लिखना है जो भी है, ठीक है। साथ आप लोगों ने ना ये पोर्शन बनाना है साइन एंड सिम्टम्स का, यहाँ आपने उसके साइन एंड सिम्टम्स लिख देना है। यहाँ आप लोगों ने इसके रिस्क फैक्टर्स लिख लेना है, ठीक है। एक पोर्शन बना लेना छोटा सा, जहाँ पे ना उसकी पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी लिख लो। फिर आपने अपना पोर्शन बनाना है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में आपने जो स्टैंडर्ड होते हैं, वो स्टैंडर्ड होते हैं, आपने वो अलग लिखने हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट चॉइस होती है वो आप लोगों ने अलग जो है वो सेपरेट कर लेना है। इन्वेस्टिगेशंस का ना एक पीडीएफ मैंने आपकी जो मेडिसिन की ड्राइव है ना वहाँ भी अपलोड किया हुआ, जो गोल्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट चॉइस है ना, आप लोग वहाँ से भी याद कर सकते हो, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने एक टेबल बनाना है वहाँ मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट को ना आप लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक आपने लिखने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, एक आपने लिखने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और एक आपने लिखने सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अब जब भी आप लोगों का कहीं सवाल आएगा ना कि राइट डाउन द वो सॉरी ये बात करी थी मैं ट्रीटमेंट की, ये ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों ने 3 हेडिंग्स बनानी है। जब भी सवाल आएगा ना मैनेजमेंट का, तो आपने इस मैनेजमेंट के ना मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशन भी लिखनी है और मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट भी लिखना है। अगर वो सिर्फ जब स्पेसिफाई कर देंगे ना ट्रीटमेंट लिखो, तो फिर आपने सिर्फ ये 3 हेडिंग लिखनी है, लेकिन जब वो लिखेंगे ना कि मैनेजमेंट लिखो, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन भी लिखनी है और ट्रीटमेंट के साथ ये 3 हेडिंग्स भी लिखनी है। तो जब आप लोग अपना पूरा यूनिट कंप्लीट कर लोगे ना, एक यूनिट के अंदर कम से कम 12, किसी यूनिट में 12 डिजीज है, किसी के अंदर 14 है, किसी के अंदर इससे ज्यादा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेके ना, और उस ब्लैंक पेपर के ऊपर ना अपने इस पूरे यूनिट को ना इस तरह से समराइज कर लेना है। यहाँ आपने डिजीज के नेम लिखते जाने हैं, ठीक है, और इस तरह उसको इस एक बॉक्स के अंदर ना कंप्लीट करना है। और जब आपका पेपर होगा ना, तो आप लोगों ने ना सिर्फ इस वाले अपने चार्ट्स को ना रिवाइज करके जाना है। पैथोफिजियोलॉजी को आप बुलेट्स में ले आएगा, ये बड़ी अच्छी बनती है, मैंने तो डायग्राम्स के साथ बनाई हुई थी। अच्छा, मैं ना कोशिश की है अपने नोट्स ढूंढने की, कि ना मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स शेयर करती हूँ, जो मैंने हर चैप्टर के साथ से कंबाइन बनाए हुए थे, लेकिन पता नहीं किधर चले गए, थॉट वो मेरी बहन ले गई है। बहरहाल अगर वो मुझे मिल गए या मैंने उसे ले लिया, तो फिर मैं आप लोगों को ना ड्राइव में अपलोड करके ना, वो गोल्डन नोट्स है, वो गोल्डन नोट्स आप लोगों ने अपने बनाने हैं, किसी के परचेज नहीं करने। तो फिर वो ना मैं ड्राइव में अपलोड करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगी, इन केस अगर मुझे मिल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ना मेरे ये वाले नोट्स मिले हैं, जो मैंने हर डिजीज के ना अलग अलग बनाए हुए थे। और मैंने क्या किया हुआ था कि एक डिजीज को ना एक पेज के ऊपर ना कंप्लीट किया हुआ था। लाइक ये हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया था कि इस डिजीज को ना अपने एक पेज के ऊपर कवर किया हुआ था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जो है ये मैंने कवर किया हुआ था, देखो इस एक पेज के ऊपर ना मैंने अपनी हर चीज कंप्लीट की हुई है, ठीक है। अब ये जिस तरह ये करके ना बीपीएच बनाई, बीपीएच की सारी डिटेल्स ऐड करके, और इसी के पीछे ना मैंने फिर अपना यूटीआईज बना लिया था। इस तरह से आप लोग अपने नोट्स एक 1 पेज अपने नोट्स बनाओ कि एक डिजीज को ना उसको हर डोमेन से आप एक पेज के ऊपर ना कवर कर लो। ओके, नोट्स आप लोगों ने देखे मैंने कैसे बनाए थे, और आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, लिटरली जिंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, नंबर 4th वन की ना बात करती हूँ, लेक्चर्स की ना। मैंने ना कुछ टॉपिक्स के ना लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वो लोग ना आप लोग वो देख सकते हो। एक मैंने नेफ्रो मेडिसिन के लेक्चर्स बनाए थे, सारे नहीं बने थे मुझसे, लेकिन 4-5 टॉपिक मैंने कवर कराए थे। रिस्पायरेटरी में से ना सिस्टिक फाइब्रोसिस कोई भी नहीं पढ़ाता, और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वो जरूर देखिएगा। और आई थिंक मैंने और किसी यूनिट के भी ना लेक्चर्स बनाए थे, तो जो भी बनाए हुए थे ना, मैं एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, दूसरा आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ये वाले डिजीज ना आप लोग मेरे लेक्चर से ही कवर कर लेना, तो इस तरह से नोट्स बन जाएंगे, आइडिया हो जाएगा, फिर आप लोग फर्दर अपने बना लोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो आप लोगों को ना कोई भी नहीं बताएगा, ईसीजी। अच्छा ना, अब आपसे कहेंगे कि ईसीजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सवाल नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, अभी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस लेवल पे नहीं आए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने ईसीजी ना जरूर सीखनी है। ये मैं आपको एज एन एल्डर सिस्टर और या एज एन सीनियर ना सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ना अभी से ही ना 4th ईयर में अपनी ईसीजी सीख लो। अब मैं आप लोग को अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या हुआ ना। ईसीजी ना मेरे घर में कोई भी होता था ना, तो मुझे ईसीजी पढ़ा देता था कि चलो जी ईसीजी पढ़ के दिखाओ। मुझे लिटरली एम्बैरेसमेंट होती थी कि मुझे तो ईसीजी पढ़नी ही नहीं आती। फिर ना मेरे अंदर ना एक क्रेविंग पैदा हुई कि मैंने ना ईसीजी सीखनी है, अब जो मर्जी हो जाए। और ना आई एम लुकिंग फॉर अ सीनियर कि मुझे ना कोई ईसीजी सिखा दे, और ना कुछ भी नहीं सिखा रहे थे। आई वाज लिटरली वरिड के ना अल्लाह ताला, बस मैं हर वक्त अल्लाह ताला कुछ करो, अल्लाह ताला मुझे ईसीजी सीखनी है बस। ना दिल के अंदर ना एक चाहत पैदा हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, मैं ना गई कार्डियो ओपीडी, एक ना पेशेंट को चेक कराने, वहाँ पे ना एक पीजीआर थी, वो एफसीपीएस पार्ट 2 करनी थी, नेम नहीं बताऊंगी। तो ना वो ना अपनी एचओस को ना ईसीजी सिखा रही थी। तो वहाँ पे मेरा जैकपॉट लग गया। मैंने देखा कि वो पीछे ना एक ओपीडी होती है, साथ एक रूम होता है जहाँ पे डिस्कशन रूम होता है, वहाँ पे ना उनको ईसीजी सिखा रही थी ना एचओस को, और वो ना उनका फर्स्ट डे था। बस मैं ना वहाँ जाके ना खड़ी हो गई। अब जब मैंने देखा कि मुझे तो वाकई इन पीजीआर की समझ आ रही है, तो मैंने क्या किया कि उनसे पूछा कि आप किस किस टाइम ईसीजी पढ़ाती हैं, और ना मैं वहाँ जाना शुरू हो गई। वो कहती मैं कार्डियो वार्ड में पढ़ाती हूँ, और ना इतने बजे उन्होंने मुझे टाइम बताया। तो मैंने क्या किया, 11 डेज के अंदर अंदर ना अपनी सारी ईसीजी की ना बेसिक सीख ली। मैंने अपनी ब्रेक इन्वेस्ट की, ब्रेक में तो वैसे भी इतना खास कुछ होता नहीं है, तो मैं 11 डेज ना मैं ब्रेक में उनके पास जाती रही, वो ब्रेक में पढ़ाती होती थी, और 11 डेज के अंदर ना मैंने अपनी बेसिक सीख ली। हर चीज़ मुझे ईसीजी की बेसिक जो है ना वो 4th ईयर में आती थी, 11 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, उसके बाद ना मैंने बुक्स देखना शुरू की कि मार्केट में ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो ना ईसीजी को बेसिक्स पढ़ाती हैं। कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो हमें इसमें ईसीजी की ना बेसिक पढ़ा दे, और इतना लेवल उन्होंने पढ़ाया है ना कि बस मेरे दिल से लिटरली उनके लिए दुआएं निकलती हैं। और वैसे भी आप लोग को ईसीजी सीखना क्यों जरूरी है, जब आप लोग फाइनल ईयर में जाओगे ना, आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे सीपीपीटी, यानी कार्डियो पल्मोनरी फिजिकल थेरेपी। अभी सीपीपीटी के अंदर ना एक पूरा चैप्टर है ईसीजी का, और हमारी ऑस्पी हुई ना उस चैप्टर की, तो सर ने ईसीजी लगाई हुई थी और कहा था कि चलो डायग्नोस करो। और जब भी मेडिसिन का पेपर था तो उन्होंने ईसीजी लगाई होती थी। और इवन के ऑस्पी जब हुई थी ना 4th ईयर मेडिसिन में, तो उन्होंने ऑस्पी लगाई हुई थी सीवीएस की, के ना ईसीजी लगाई हुई थी ऑस्पी में, कि बताओ कि कौन सी डिजीज है। तो हर तरह की डोमेन से ना ईसीजी आना बड़ा जरूरी है, तो ईसीजी कवर कीजिएगा। अच्छा, बहुत सारी बुक्स देखने के बाद ना, अब आपको अगर बेसिक आती है ना, अब आपके पास जो भी डिजीज आ जाए ना, वो टेढ़ी करके जैसी भी होगी फाइंडिंग, आप उसको फाइंड कर लोगे, आप डायग्नोस कर लोगे। तो फिर अब पहले बेसिक सीखने के बाद मुझे एक बुक मिली है, मैं आपको साथ शेयर करती हूँ, ये रही।
हाँ, बेसिक सीखने के बाद ये एक बुक है जो मुझे मिली है और इससे आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। अगर पहले आपको ईसीजी का बेसिक आता है ना तो आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप फाइनल ईयर में जाके ना ये वाली बुक जरूर परचेज करना। अभी पहले किसी को ढूंढो कि आप लोगों को ईसीजी सिखाए। मैं सिखा देती बट लिटरली आई हैव गॉट माई हैंड्स फुल, नो टाइम। सो अभी आप लोग को खुद इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और ना मैंने एक बुक में, वो ईगो इज द एनिमी बुक थी, तो उसमें ना एक लाइन पढ़ी थी कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी द टीचर इज अपीयर्स। तो लिटरली मेरे साथ यही सीन हुआ था, वो तो मेरे लिए मौजूदा था ना। तो आप लोग भी दुआ करें कि आप लोगों को ऐसा मिल जाए जो आप लोग को ईसीजी सिखा दे। सो ये थी कुछ बातें जिससे ना आप लोगों ने मेडिसिन पढ़नी किस तरह से है वो कवर हो जाती है। अब ना मैं आपको डेविडसन से पढ़ाती हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ डेविडसन पढ़ते हो ना, डेविडसन की दिखाने से पहले मैं आपको करिकुलम पे लेके चलती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने क्या करना है कि अपना ना करिकुलम का निकलवा लेना प्रिंट। प्रिंट निकलवाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एक एक डिजीज पकड़नी है। अभी ना इसको ना देखो, ये मैं आपको एंड बताती हूँ क्या क्या करना है इसका। आपने ना अपनी एक एक डिजीज पकड़नी है और एक एक डिजीज पकड़ के ना बुक से तैयार कर लेनी और फिर यहाँ पे टिक लगा देना, जिस तरह मैंने टिक लगाया है। मैंने चेस्ट पेन देखा, चेस्ट पेन है, बुक से पढ़ा, यहाँ टिक लगा दिया। डिसिप्लिया पढ़ा, बुक से पढ़ा, यहाँ टिक लगा दिया। तो इसी तरह आपने करना है, ऐसे आपने सारी डिजीजेस पढ़नी है और सारी डिजीज पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक लगाते जाना है। एक बात, फर्स्ट टाइम आप लोग इस तरह से पढ़ोगे। सेकंड टाइम आपने क्या करना है कि आपने ना अपने यूनिट को डिवाइड कर देना है। जितने दिन आप पढ़ सकते हो, जितने दिन पे आप डिवाइड कर सकते हो उतने दिन पे। लाइक मुझे सीवीएस मुश्किल लगता था तो मैंने अपने सीवीएस को ना 6 डेज पे डिवाइड कर दिया था। 6 दिन में मैंने 4 या 5 डिजीज ना मैं डेली पढ़ती होती थी। मैंने मेडिसिन को 3 दफा रिवाइज किया था स्टैंड अप से पहले तक। अच्छा, अब फर्स्ट हाफ में मैंने पहले दिन मैंने 5 डिजीज पढ़नी है, सेकंड डे में मैंने 5 डिजीज पढ़नी है। इस तरह से करके मैंने अपने 6 दिन का ना प्लान तैयार कर लिया था कि मैंने इस वीक में ना अपना सीबीएस कर लेना डन। आप लोग भी अपना प्लान बनाइएगा, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग में भी। आप लोग मुझसे ज्यादा डिजीज कवर कर लें, 6-7 एक दिन में कर लें, क्या पता आप 2-3 करें, कोई मसला नहीं अगर 2-3 भी करते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बनाना है। कुछ लोग ये फॉलो कर सकते हैं तो आप ये कर लें। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी ये रिमेटोलॉजी के ऊपर। रिमेटोलॉजी के ऊपर मैंने यहाँ साइड पे लिखा था कि हाई यील्ड टॉपिक कौन कौन से, OARA गाउट, ASSLE पेजेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और पास पेपर में रिपीटेड भी यही आए हुए थे। तो पहले मैंने इनको किया, उसके बाद जो बच गया वो मैंने बुक से एक दफा पढ़ लिया। ये मैं बता रही हूँ, मेरी स्पेशल पैथोलॉजी ना बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। इस तरह रिस्पिरेटरी को मैंने 4 दिन पर डिवाइड किया था। पहले दिन पे ये, सेकंड दिन ये आप लोग के सामने ही है। इसके अलावा ना कुछ टॉपिक्स थे लाइक सार्काइडोसिस, हाइपरटेंसिव न्यूमोनाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपरटेंशन, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये ना हमारे करिकुलम में इंक्लूड नहीं थे, लेकिन मैंने ये 4 टॉपिक भी ना तैयार किए थे और वाइवा हुआ था मेडिसिन का, तो सर ने पल्मोनरी हाइपरटेंशन मुझसे सुना था। और ये मैंने इसकी एक रिवीजन लिस्ट बनाई थी कि मैंने किस तरह से अपनी रेस्पिरेशन को ना फाइनल डेज में रिवाइज करना है। डर्मेटोलॉजी को इस तरह मैंने 3 डेज में किया था डिवाइड, और CNS को मैंने इस तरह से अपने 5 डेज के ऊपर डिवाइड किया था। रीनल मैंने इस तरह अपनी 3 डेज में कर ली थी रिवाइज। पहले मैंने एक एक डिजीज पढ़ी थी जिसका मैंने नोट्स बनाया, पहले एक डिजीज के नोट्स बनाए थे और फिर क्या कहते हैं वो एक कंबाइन नोट्स बनाए थे जो मुझे मिल नहीं रहे। और अपने ब्लड वाले 2 दिन में पढ़े थे। एनीमियाज मैंने एक दिन में किए थे। एनीमियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से ना एमसीक्यूज भी बहुत सारे आते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, ईसीजी में से ना प्रॉफ में 2 एमसीक्यूज आए थे और मेरे दोनों ठीक थे, बाकी सबके गलत थे। बाहर के सारे हो रहे थे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था और ईसीजी में से ये वो, लेकिन आप लोग करके जाना तो ये जिसका दिमाग खराब हो भी ईसीजी में से एमसीक्यूज में तो आपको आते हैं। और मिसलेनियस को मैंने सिर्फ 1 डे ही दिया था। ये जो है ना, ये ब्लड के डिसऑर्डर्स और मिसलेनियस, ये दोनों ना मैंने इरफान मसूद से किए थे और एक पल्मोनोलॉजी इरफान मसूद से की थी, बाकी सब कुछ डेविडसन से किया था। अब आ जाए जरा इसके ऊपर, ओहो फोकस प्रॉब्लम। अब आ जाए जरा अपनी इरफान मसूद के ऊपर। देखो, अब मैंने आपको बताया कि मैंने पल्मोनोलॉजी पढ़ी थी इरफान मसूद से। इस तरह से मैंने पल्मोनोलॉजी पढ़ी थी कि मुझे पल्मोनोलॉजी नहीं आती थी। जब मुझे नहीं आती थी तो मैंने डबल मेहनत की। अब मैं आपको लोग सिर्फ एक टॉपिक दिखाती हूँ, एस्थमा, के मैंने एस्थमा पढ़ा कैसे था। मुझे जब कोई चीज़ नहीं आती ना तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको उधेड़ देती हूँ। उधेड़ देने का मतलब होता है कि उसको हर टॉपिक से पढ़ो, हर जगह से पढ़ो, जहाँ जहाँ जो भी पॉसिबल सोर्स है आपके पास। अगर उसमें एक वर्ड भी लिखा है ना, उसकी भी एक्सप्लेनेशन में जाओ। जैसे ये यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, मैंने ये भी पढ़ा कि इसको ट्राइपोड पोजीशन में करवाना होता है। इस तरह से, और अगर पल्सस पैराडॉक्सिस क्या होता है कि इसमें बीपी ड्रॉप हो जाता है, कितना ड्रॉप हो जाता है, कैसे ड्रॉप हो जाता है, फिर मैंने हर चीज़ कवर की। तो इस तरह से ना मैंने अपना क्या किया, पल्मोनोलॉजी जो ना अपने इरफान मसूद से पढ़ी। और ये मैंने ऊपर जो भी था अपने स्टिकी नोट जो पेस्ट कर लेती होती थी। तो आप लोग चाहो इरफान मसूद पढ़ो, मैंने इसको पढ़ के देखा ना तो मुझे अच्छी लगी, इनामदानी से ना ज़्यादा अच्छी लगी। इस तरह मैंने तो भाई अपनी पल्मोनोलॉजी अच्छी तरह उधेड़ दिया और आई गारंटी मुझसे ज़्यादा अच्छी है पल्मोनोलॉजी किसी को नहीं आती। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए पढ़ने के बाद कि वो कुछ गारंटी दे सके कि मुझसे अच्छी नहीं आती किसी को। और जब मैंने रिवाइज करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, जब मैंने ये सब कुछ यहाँ पे कर लिया तो मेरे लिए आसान हो गया। अच्छा, आपको ना एक और तरीका बताती हूँ। अगर आपने सिर्फ इरफान मसूद पढ़ने इस पर रिलाई करना है ना, आप क्या करो, इरफान मसूद पढ़ो और ना डेविडसन के जो भी उस डिजीज से रिलेटेड टॉपिक है ना, उसको ना उठा के यहाँ लिख लो। जस्ट एज ये वाला एक ना टेबल था डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन का 17.51, मैंने क्या किया, प्रिंटिंग निकलवाया और अपने स्टिकी नोट पे ना लिख के यहाँ पे और मैंने चिपका दिया और फिर मैंने यहीं से इसको रिवाइज कर लिया था। तो आप लोग इस तरह से भी इरफान मसूद पढ़ सकते हो। अब देखते हैं कि हम लोगों ने ना वो कैसे करनी है, अपनी डेविडसन से कैसे पढ़ना है। पहले आप लोगों ने एक बहुत शुभ काम करना है, वो ये कि ना अपने ना इरफान से डेविडसन से ना जो अपने यूनिट फाड़ने हैं ना, अपने यूनिट को ना फाड़ के ना इस तरह ना अलग अलग बाइंड करा लेना। वो इतनी मोटी बुक है, देख के ना बंदे का वैसे ही हौसले खत्म हो जाते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो मैंने तो ऐसे किया हुआ था कि मैंने अपने ये जो 6-7 यूनिट है ना, मैंने अपने डेविडसन से फाड़े और फाड़ने के बाद मैंने इनको अलग अलग करा लिया बाइंड। अच्छा, अब पढ़ना कैसे है, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे, और आपने सारे ऐसे फॉलो करने हैं। स्टार्ट में ना जो ये डेविडसन के शुरू के 2 या 2.5 सफ़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें उन्होंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेसिक बताया हुआ है, तो बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूर पढ़ना। ये इसके हैं जी, स्किन का मैं आपको बता रही हूँ। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लेट सपोज कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप भूल जाते हो डिजीज का स्पेशल, तो आप ये सारा मटेरियल उठा के लिख सकते हो, इट्स ओके, सारी वही बातें दी हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना मैक्यूल, पेप्यूल, नड्यूल, प्लैक, ये क्या होता है ये जरूर करना, क्योंकि हमारे प्रॉफ यहाँ से एक एमसीक्यूज आया हुआ था और ना इरफान मसूद के पहले सफ़े पे इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, तो वो आप लोग वहाँ से वो टेबल तैयार कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने ना सारा नहीं करना। देखो, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मैं गई हूँ डायरेक्ट अपनी डिजीज़ के ऊपर।
जो पहले डिजीज मैंने यहाँ से पढ़ी थी ना वो थी इम्पेटिगो, ठीक है, ये पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद यहाँ से फॉलिकुलाइटिस, फ्रंकल कार्बंकल पढ़ा था। उसके बाद फिर अपने एक्ने वल्गैरिस पे दरमियान में जितनी मर्जी डिजीज आ जाए आप लोगों ने उसकी तरफ देखना भी नहीं है। अच्छा, फिर जब भी जो कोई भी आप डिजीज डेविडसन से पढ़ोगे ना उसके दरमियान में जितनी डायग्राम्स आती हैं ना, जिस भी तरह की पैथोफिजियोलॉजी है डायग्राम आप लोगों ने वो बहुत अच्छे से देखनी है, वो भी तैयार करनी है। और ये है, इसके अलावा हमारे पास सोरियासिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भी ट्रीटमेंट है उन्होंने बड़ा वास करके लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने हर तरह से इसको हर टाइप से कवर करना है, डेविडसन से भी कुछ भी नहीं छोड़ना। फ्रेंड मैं क्या किया कि फिर मैंने अपने वही चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके मैंने किस तरह से ना रिवाइज करना है इसको। तो आप लोगों ने भी क्या करना है कि अपना जब भी आप लोग ना अपना कोई भी यूनिट स्टार्ट करने लगोगे ना तो आपने ऐसे करना है कि पहले तो कोई भी यूनिट स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि पहले 1.5-2 सफ़े जो है वो अपने अच्छे तरीके से अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करके फिर डिजीज के ऊपर जाना। पूरा चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है, डिजीज उठाना, डिजीज उठाने के बाद उसको बुक से तैयार करना, करिकुलम पे जाकर टिक लगा देना और फिर नेक्स्ट डिजीज में मूव करना। अच्छा, ये एक और चीज़ शेयर कर देती हूँ, ये मैंने न्यूरोलॉजी का बनाया था मैंने हर यूनिट का हुआ था, लेकिन ये न्यूरो का था कि फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ये मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर लिए थे। फिर सेकंड ऑर्डर यानी सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा, फिर थर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा, इस तरह भी ऑर्डर बना के हर चैप्टर को तैयार करोगे तो भी बहुत अच्छा तैयार होगा। सो ये हमारी एक बेसिक सी गाइड थी जो मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने अपनी मेडिसिन किस तरह से तैयार करनी है। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ना मुझसे व्हाट्सएप पे भी इंडिविजुअली मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हो। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसी वीडियो के ना कमेंट सेक्शन में हमसे पूछो, ताकि वही एक ही सवाल सबका बार होता है तो सबको एक तरफ जवाब मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं ना अपने नेफ्रो के जो नोट्स है ना वो एट द एंड ऑफ द वीडियो पेश करने लगी, क्योंकि मुझे अभी वही मिले हैं। तो आप लोग देखिएगा और इसी पैटर्न पे फिर अपने नोट्स बनाइएगा। और अगर किसी ने चेक करवाने तो मुझे एक दफ़ा चेक भी करा लेना, मैं देख के बता दूंगी। और अपना ख्याल रखें। अब मैं आपको बता दूंगी रोड मैप कि आप लोगों ने ना सर्जरी किस तरह से तैयार रखनी है। साइनिंग ऑफ।